Hello students of class 7, welcome to social science class. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट. द समर वेकेशन वाज ओवर. स्वाति हैड बीन टू मुंबई टू विजिट हर आंट. शी हैड एंजॉयड herself thoroughly, had enjoyed the busy railway station, the jam-packed trains, the crowd of shoppers on Linking Road, and the long beaches. However, she could not forget the sadness and anger in her grandfather's face as he looked at the litter on the beach and plastic waste washed up by the dirty grey waves. Mumbai has changed. Too much traffic, too much noise, too much of waste. We have destroyed the environment. His words disturbed her. तो क्या कहा गया इसमें? स्वाति नाम की एक लड़की है, अपनी मौसी के यहाँ मुंबई घूमने गई है. उसने वहाँ पे ढेर सारा एंजॉय किया, खूब घूमी. उसने मुंबई में घूम घूम कर काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ के जो बिजी रेलवे स्टेशन है. मुंबई में रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है. और जाम पैक्ड ट्रेन्स मतलब भरी हुई, ठसाठस भरी हुई ट्रेनें देखी. उसने बहुत सारी भीड़ देखी. क्राउड ऑफ शॉपर्स यानी दुकानदारों की और कस्टमर्स की, जो लिंकिंग रोड होते हैं वहाँ पे सड़क पे उसने भीड़ देखी. लॉन्ग बीचेस जानते ही हैं, जो समुद्र के किनारे घूमने और टहलने की जगह होती है उनको बीचेस कहते हैं. तो लॉन्ग बीचेस उसने देखा, खूब ढेर सारा एंजॉय किया. लेकिन वो अपने दादाजी की एक चीज़ जो है बार बार उसको याद आ रही थी. क्या? कि उसके दादाजी के चेहरे पर कभी कभी गुस्सा आता था. क्या देखकर वो गुस्सा करते थे? जब वो कहीं पर बीच पर घूमने जाते थे तो गंदगी देखते थे, थूका हुआ कहीं पड़ा, कहीं पे प्लास्टिक का कचरा पड़ा है, कहीं पे गंदगी पड़ी है. तो ये सारी चीज़ें देखकर वो कभी कभी नाराज़ हो जाते थे. और नाराज़ होकर क्या करते थे कि मुंबई हैज़ चेंज्ड, मुंबई बदल गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है और यहाँ पे वेस्ट यानी कचरा बहुत ज़्यादा लोग फैला रहे हैं. तो उन्होंने ये कहा कि वी हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपना पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद कर चुके हैं. तो हिज वर्ड्स डिस्टर्ब्ड हर. तो उनके दादाजी के यही जो शब्द थे वो स्वाति को डिस्टर्ब कर रहे थे. स्वाति समझ नहीं पा रही थी दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे. ठीक है. तो जब वो स्कूल जाती है, बैक इन स्कूल, स्वाति आस्क्ड हर ज्योग्राफी टीचर. वो अपनी ज्योग्राफी टीचर से पूछती है व्हाट हर ग्रैंडफादर हैड मीन्ड व्हेन ही हैड सेड. तो उसके दादाजी जो ये कहा करते थे इसका क्या मतलब था कि वी हैव डिस्ट्रॉयड हर इन्वायरमेंट. इन चीज़ों को वो सुनती थी और टीचर से पूछा करती थी. ठीक है. जैसे आपने ये जो फोटोज़ में देख रहे हैं आप, मुंबई के कुछ सीन, मुंबई की भरी हुई रेलवे स्टेशन, ट्रेनें हैं और बीच पर कितनी सारी गंदगी पड़ी है, मार्केट में कितनी भीड़ है, तो ये सारी चीज़ें. तो उसके मन में जिज्ञासा थी, वो अपने टीचर से पूछती थी. आइए नेक्स्ट पेज पर. तो स्वाति ने जब ये पूछा कि दादाजी उसके ऐसा क्यों कहते थे कि वी हैव डिस्ट्रॉयड द एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब है, तो उसके टीचर रिप्लाई करती है. क्या कहती हैं? हर टीचर लुक्ड ग्रेव. इट मीन्स वी हैव स्पॉइल्ड आवर एनवायरनमेंट. ही इज़ राइट. यानी कि वो कहती थी कि दादाजी जो आपके कहा करते थे वो सही कहते थे, वो सही कह रहे हैं कि वी हैव इंडीड डिग्रेडेड आवर एनवायरनमेंट. स्वाति, डू यू नो व्हाट एनवायरनमेंट मीन्स. तो उन्होंने कहा कि दादाजी जो कहते हैं कि हम लोग अपना एनवायरनमेंट जो है धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं. तो स्वाति से उन्होंने पूछा क्या तुम जानती हो एनवायरनमेंट का मतलब. स्वाति कहती है यस. सैड स्वाति, इट मीन्स द एयर, वाटर, ट्रीज एंड लैंड अराउंड अस. तो हवा, पानी और पेड़ पौधे और ज़मीन है, ये हमारे आसपास की ये सब चीज़ें हैं, ये एनवायरनमेंट है. तो टीचर कहती हैं गुड, बट यू आर ओनली पार्टली करेक्ट. Environment refers to everything in our immediate surrounding, said the teacher. टीचर ने कहा कि तुमने जवाब तो दिया है लेकिन पूरी तरह से सही जवाब ये नहीं है. इन्वायरमेंट में हमारे आसपास की सारी चीज़ें आती हैं. डज इट इंक्लूड व्हीकल्स, स्मोक, एनिमल्स, क्रॉप, पीपल एंड बिल्डिंग टू, आस्क्ड स्वाति ब्रीथलेसली. यानी कि बिना सांस लिए ही स्वाति ने जल्दबाजी में तुरंत ये पूछा क्या ये वाहन है, स्मोक यानी धुआं है, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें. तो स्वाति की टीचर ने स्माइल करते हुए आंसर दिया सर्टेनली द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस. जो भी हमारे पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी
इन्वायरमेंट का ही हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, दिस ईयर योर वेरी फर्स्ट लेसन इन ज्योग्राफी इज़ ऑन द इन्वायरमेंट। तो इस साल का ज्योग्राफी में जो फर्स्ट लेसन है वो इन्वायरमेंट पर ही है। तो आइए, हमारा चैप्टर भी इन्वायरमेंट पर है और हम इन्वायरमेंट को ही रीड कर रहे हैं, तो आगे रीड करते हैं। ज्योग्राफी इज़ ऑफन thought to be the study of the earth's surface alone. However, geography is much more than that. It brings together the physical and human-made dimensions of the world. Geography studies places, people and environments. In other words, it studies the earth's complete environment and the way people interact with it. The environment is the sum of all conditions that surround and influence a human being at any given point of time and space. Environments consist of the natural environment and the human made environment. तो environment क्या है? environment में कौन कौन से environment इसमें इन्वॉल्व होते हैं? जैसा कि इसमें कहा गया है कि ज्योग्राफी में अक्सर ये माना जाता है कि हम लोग केवल अर्थ के सरफेस का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि अर्थ के सरफेस का स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी का सीधा सीधा अर्थ मतलब यही होता है, लेकिन ज्योग्राफी इससे कहीं और ज़्यादा है। इसमें अर्थ के फिजिकल एंड ह्यूमन मेड डायमेंशंस को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी में हम प्लेसेस की स्टडी करते हैं, पीपल, वहाँ पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों की, इन्वायरमेंट्स की, और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ज्योग्राफी में केवल ऐसा नहीं केवल अर्थ के सरफेस को स्टडी करते हैं, अर्थ के सरफेस के अलावा अर्थ के सरफेस पर जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उन सभी को स्टडी करते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो अर्थ के इन्वायरमेंट की कंप्लीट स्टडी है, जिससे कि लोगों से इंटरेक्शन किया जा सके। ज्योग्राफी की स्टडी से हम लोगों को समझ सकते हैं और ह्यूमन जो सोसाइटी है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट क्या हुआ? इन्वायरमेंट वो सारी कंडीशंस हैं, वो ऐसी कंडीशंस जो इंसानों के द्वारा किए गए कार्यों से जो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, प्रभावित होती हैं। यानी कि इंसान जो कुछ भी करता है पर्यावरण के साथ में, और पर्यावरण में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिणाम आते हैं, वो सभी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। वो सारी कंडीशंस वो सभी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो दो तरह का होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे रीड करते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट आर द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। दे आर द अबायोटिक और नॉन लिविंग। तो नेचुरल इन्वायरमेंट कितने तरह का है? नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है इसको फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसके जो थ्री मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के, फिजिकल के भी थ्री कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में आ जाता है पूरा वायुमंडल जो एयर होती है। लिथोस्फीयर में जो ज़मीन और चट्टाने माउंटेन्स जो होते हैं वो लिथोस्फीयर में आते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में पूरा जितना जलीय हिस्सा है यानी कि वाटर सोर्सेज। तो ये फिजिकल के थ्री पार्ट्स हो गए। और बायोलॉजिकल में अबायोटिक एंड नॉन लिविंग जो है इसके नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट। आइए इसको फिगर से समझते हैं। इन्वायरमेंट के पार्ट्स, ये फिगर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट के पार्ट्स कितने हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल इन्वायरमेंट फिजिकल और बायोलॉजिकल होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इसमें बायोस्फीयर आ जाता है। बायोलॉजिकल में बायोस्फीयर यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वो बायोस्फीयर में काउंट होते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? इसमें होता है बिल्ट इन्वायरमेंट, जैसे हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो होता है फैमिली एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर आप अच्छे से इसको समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, कभी बनाने के लिए भी दिया जा सकता है।
There is a narrow zone of contact between the atmosphere, the lithosphere, and the hydrosphere, where life form exist. This zone is called the biosphere. It contains the biotic or living components of the natural environment and supports plants, animals and other living things. तो यहाँ पे बायोस्फीयर के बारे में समझाया गया है कि बायोस्फीयर क्या है। ये एक नैरो जोन है जो इन तीनों को कनेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को जो आपस में कनेक्ट करता है, तो ये क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के ज़रिए ये तीनों कनेक्ट रहते हैं, जिनकी वजह से लाइफ फॉर्म होती है, यानी कि जिसकी वजह से जो बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स हुए हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में जीवित रहते हैं। ये प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करता है। कौन? बायोस्फीयर। द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट undergo changes over time. Changes may be distinctive and sudden when an earthquake or लैंडस्लाइड अकर्स। यानी कि ये कहा गया है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कभी कभी चेंजेस आते रहते हैं। समय के साथ चेंजेस कैसे आते हैं, ये कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कभी कभी डिस्टिंक्टिव होते हैं और कभी कभी सडन यानी कि अचानक हो जाते हैं। अचानक जैसे कोई अर्थक्वेक आया या लैंडस्लाइड हुआ, भूकंप आने से, लैंडस्लाइड होने से या इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वैसे चेंजेस आते हैं। ग्रेजुअल एंड नोटिसेबल, कुछ ग्रेजुअल होते हैं, कुछ नोटिसेबल होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ। और टू स्लो टू बी नोटिस्ड, माउंटेन बिल्डिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं जिनको नोटिस नहीं किया जाता है, जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बनता है तो हज़ारों साल तक धीरे धीरे बनता है। तो इस तरह के जो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट में कभी कभी चेंजेस होते हैं वो हमें कुछ तो ऐसे जो तुरंत दिख जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग है द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर में जो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जब हम पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज जितना भी आपने रीड किया है इसको आप खुद पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये केवल आप वीडियो अगर देखकर पढ़ते हैं, केवल वीडियो ही देख लेते हैं और आपको लगता है कि आपने स्टडी कर लिया है, तो ये गलत है। आप ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने के बाद में आपको चैप्टर एक बार अपनी बुक में खुद रीड करना है और खुद उसको समझना है अपने आप से। अगर बिना बुक रीड किए आपने केवल वीडियो ही देखा तो वीडियो से आपकी स्टडी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें, जो भी पढ़ें वीडियो से पढ़ें और वीडियो से पढ़ने के बाद में उसको रिवीजन करें। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो डिफ़िकल्टीज़ आएँ, जहाँ पे समझ में ना आए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनल नंबर निकाल कर आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट आएगा, वो द फिजिकल इन्वायरमेंट से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।